चलिए, तो हम लोगों ने टॉर्क नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था अभी। अच्छा, टॉर्क देखा ही नहीं हमने, सॉरी मैं बैड, मैं तो सीधा टॉर्क के सवाल शुरू कर रहा था अभी। तो अभी हमने सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है, बहुत बढ़िया। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव टू डू इज टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज बेसिकली, तो टॉर्क is denoted by the letter tau. It is a vector quantity with its direction being along the axis. So the torque is said to be a axial vector. Torque is said to be a axial vector. तो टॉर्क इज सेड टू बी अ एक्शियल वेक्टर। अरे पानी की बोतल था, किसी के पास पानी की बोतल दे रहे बेटा पानी की। तो देखिए, हाँ, तो ये बॉटल रखी है मान लीजिए एक टेबल पे। व्हाट यू डू इज यू पुश दिस बॉटल, ठीक है, यू अप्लाई अ फोर्स। तो इफ आई अप्लाई फोर्स, वो क्या है कि हाथ पे बराबर नहीं है, बट इफ यू पुट इट ऑन अ टेबल एंड अप्लाई अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल अंडरगो, यहां से फोर्स लगाओगे आप तो इट विल अंडरगो अ ट्रांसलेटरी मोशन। वहीं पे इसी बॉटल को उसी टेबल पे रख के आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इट इज गोइंग इनटू अ रोटेटरी मोशन। वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? गोल घूम रही है। वो इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रही है। तो व्हाई इज इट अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन व्हेन आई एम अप्लाइंग द सेम फोर्स? मेरी बॉटल जो है टेबल पे रखी है, अब वो वही सेम बॉटल को या तो मैं ऊपर से धक्का दे रहा हूं या तो मैं नीचे से धक्का दे रहा हूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, यही सेम बॉटल को मैं नीचे से भी धक्का दे रहा हूं और वही सेम बॉटल को मैं ऊपर से भी धक्का दे रहा हूं। तो आई हैव नॉट चेंज द फोर्स, द बॉटल इज सेम, द सरफेस इज सेम, द फ्रिक्शन इज सेम, द म्यू इज सेम, the force value of the force is also same, but what has changed is the point of application of force, and this change in the point of application of force is producing a different effect in both the cases. अभी तक हम लोग जब कर रहे थे F इक्वल टू एम ए लगा रहे थे, हम बॉडी का मास क्या मान रहे थे? पॉइंट मास मान रहे थे। तो अगर बॉडी एक पॉइंट मास है तो उसके ऊपर फोर्स कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हम वो डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी बोल रहे थे। बट एक्चुअल में ये बॉडी पॉइंट मासेस है क्या? नहीं। तो फोर्स ऊपर लग रहा है कि फोर्स नीचे लग रहा है, इससे फर्क पड़ता है। ये मैटर करता है कि फोर्स ऊपर लग रहा है कि फोर्स नीचे लग रहा है। क्लियर है क्या सबको? पक्का? तो ये मैटर करता है कि फोर्स ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है। तो होता क्या है एक्चुअली, तो जैसे हमारी कोई भी एक रैंडम शेप बॉडी है, मान लीजिए यहां से हमने हिंज कर दिया है। अब अगर आप इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F लगाते हैं ऐसे इस पॉइंट पे A पे, तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि भाई जहां से हिंज किया बॉडी क्या करेगी? इसी के अबाउट रोटेट करेगी। गोल कैसे घूमेगी? आप सोचिए, यहां से अगर आपने ये रॉड है यहां पे इसको कीला मार दिया तो गोल घूमेगी। तो कैसे घूमेगी वो? ये वाला पॉइंट मूव करने वाला है क्या? नहीं, ये वाले एक्सिस के अबाउट ही वो क्या करने वाला है? गोल घूमने वाला है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है? इस वेक्टर को बोला हमने आर वेक्टर। तो हमारा टॉर्क जो डिफाइंड है, टॉर्क वेक्टर इज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क वेक्टर इज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर है सबको? पक्का? अब यही फोर्स को हमने पीछे इमेजिनरीली एक्सटेंड किया, तो ये जो है ये क्या हो गया? आर परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय एफ।
आर क्रॉस एफ करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर सकते हैं कि भाई आर का जो है वो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, किसके परपेंडिकुलर, एफ के, तो ये आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करेंगे तो भी क्या निकलेगा, टॉर्क ही निकलेगा। या कोई और चाहे तो वो आर को ऐसे ही रख के एफ परपेंडिकुलर निकाल ले, तो वो लिख सकता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो चाहे टॉर्क आप आर क्रॉस एफ से निकालिए, चाहे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ से निकालिए, चाहे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर से निकालिए। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क गिव्स यू द रोटेशनल टेंडेंसी। जैसे कोई बॉडी के ऊपर आपको फोर्स लगाया तो आपको ज्यादा फोर्स लगाया, 10 न्यूटन लगाया या 20 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, 10 न्यूटन लगाया तो एक्सेलरेशन कम आएगा। वैसे ही जो टॉर्क है वो टॉर्क किसके बारे में बताता है, टॉर्क रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताता है कि अगर टॉर्क 10 न्यूटन मीटर का लगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ आ रहा है, तो अगर आपने टॉर्क 20 न्यूटन मीटर का लगाया तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा आएगा। तो टॉर्क क्या बताता है, टॉर्क गिव्स एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क गिव्स यू एन आइडिया अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टॉर्क गिव्स यू एन आइडिया अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क हमेशा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट निकलता है, टॉर्क भी हमेशा एक एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। टॉर्क इज ऑलवेज फाउंड अबाउट एन एक्सिस। क्लियर है। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। कैलकुलेट करने के लिए कभी आप आर परपेंडिकुलर इंटू एफ भी कर सकते हैं या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, दोनों चीजें सेम ही है, एक ही है। क्लियर है क्या, अरे बोलो पक्का। अब मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करते हैं कि ये रॉड था, ये हॉरिजॉन्टल था, हमने इसको यहां से हिंज कर रखा है, क्या होगा, ग्रेविटी लग रही है, कहां लग रही है ग्रेविटी, नीचे, कितनी लग रही है, mg, डिस्टेंस कितना है सेंटर से, l/2। अब ये जो r है और ये जो f है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो हमको कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो मैं इसमें टॉर्क सीधा क्या बोल सकता हूं, mg l/2। क्लियर है। अब ये टॉर्क लग किधर रहा है, डायरेक्शन क्या है टॉर्क का, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं है डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, आर क्रॉस एफ, थंब कहां आएगा, अंदर, तो टॉर्क का डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन। क्लियर है। कल जाके अगर मैं कोई फोर्स ये यहां लगा रहा हूं बी, एफ बी, तो टॉर्क ड्यू टू द फोर्स बी विल बी व्हाट, आर क्रॉस एफ, दैट इज आउटसाइड द प्लेन। क्लियर है। तो टॉर्क ड्यू टू बी क्या होगा, एफ बी इंटू एल, किस डायरेक्शन में होगा ये टॉर्क बी का, आउटसाइड द प्लेन। क्लियर है क्या, अरे बोलो पक्का। तो बी का टॉर्क क्या आएगा, आउटसाइड द प्लेन आएगा। अब होता क्या है, हर बार ये आर क्रॉस एफ करके डायरेक्शंस निकालना है स्टीडियस। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई टॉर्क लग रहा है तो ये किधर लगाना चाह रहा है, किधर घुमाना चाह रहा है बॉडी को। तो हमने बोला कि भाई mg नीचे लग रहा है, तो ये बॉडी को कहां घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है। ऐसे घुमाएगा नहीं रॉड को, mg देखेंगे तो mg कैसे घुमाएगा, रॉड को ऐसे घुमाएगा। तो जब mg ऐसे घुमाएगा मतलब बॉडी को कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, हम ऐसा बोल देते हैं। बट कल जाके कोई हमको पूछे कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है, अगर आपने क्लॉकवाइज मार्क करके आ गए तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन इज नॉट क्लॉकवाइज, टॉर्क इज नॉट सीन एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क इज अ एक्सियल वेक्टर, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। हम उसको समझने के लिए, हमारी चीजें इजी करने के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। घुमा वो कैसे रहा है,
क्लॉकवाइज रहा है। जैसे हमारा ओमेगा रहता है, हमारी बॉडी को घुमा क्लॉकवाइज रहा है, ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ये है क्या? नहीं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज इनसाइड द प्लेन। तो उसी तरीके से टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो दिस डायरेक्शन इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, मतलब इट इज इनसाइड द प्लेन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये टॉर्क घुमा कैसे रहा है, ये फोर्स कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। ये कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं चाहूं नेट टॉर्क लिखना, तो मैं क्या कर सकता हूं? mg L/2 minus fb into L, but this torque will be inside the plane। बराबर है? मैंने क्या किया? इनसाइड द प्लेन को पॉजिटिव माना, तो ये पॉजिटिव आ गया, बट अब अंदर पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव है, तो ये वाला टॉर्क क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्लियर है? अरे बोलो। अब ये एंगल थीटा है, क्या होगा यहां से यहां का डिस्टेंस? L/2। तो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कैसे लिखा जाएगा? तो हम F के कंपोनेंट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? F cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा? F sin थीटा। F sin थीटा क्या है? परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? F sin थीटा इंटू L/2। किस पॉइंट के अबाउट लिया, किस एक्सेस के अबाउट टॉर्क लिया मैंने? ये वाले एक्सेस के अबाउट, ठीक है ना? इस वाले एक्सेस के अबाउट लिया क्योंकि यहीं से मैंने डिस्टेंस मेजर किया है, और मैं इसी वाले एक्सेस के अबाउट क्यों लेके चल रहा हूं? एक तो ये क्या कर रहा हूं मैं समझ रहा है कि ये सर्कल के अंदर क्रॉस क्यों लगाया मैंने? क्या है ये? हिंज किया है, वहां पे कीला मार के उसको फंसा दिया है। तो आप बोलोगे सर हमारी इच्छा उस एक्सेस के अबाउट टॉक लेने की नहीं है, क्या हम किसी दूसरे एक्सेस के अबाउट टॉक ले सकते हैं क्या? तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है किसी और एक्सेस के अबाउट टॉक लेने का, यही अगर आप क्वेश्चन लोगे तो क्या हो रहा है इसमें? आपका हिंज भी क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा होगा। भाई हिंज है, किला है, तो हिंज पे फोर्स लग रहा होगा ना, तभी तो उसका हिंज का मीनिंग है। हिंज कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। भाई ये इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो नीचे आ जाएगा, बट यहीं से पकड़ के रख रहा हूं, हिंज कर दिया, मतलब क्या हो गया? यहां से फिक्स्ड हो गया। क्यों फिक्स्ड हुआ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या किया है? फोर्स लगाया। मेरे फिंगर्स ने इसके ऊपर क्या किया होगा? फोर्स लगाया होगा। तो इसलिए जब मैं टॉर्क इसके इस पॉइंट के अबाउट लेता हूं, तो उसका आर क्या हो जाता है? 0। तो इसके लिए हिंज के अबाउट कभी भी टॉर्क बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अननोन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कल जाके किसी क्वेश्चन में, किसी सेटअप में 2 हिंज के पॉइंट्स आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक के अबाउट बैलेंस करो, बस दूसरे हिंज पर क्या करना है? एक फोर्स लगा लेना, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसका हमें टॉर्क लेना पड़ेगा, उसको वो टॉर्क लगाएगा। अभी हमने इसको क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क क्या हो गया? 0। क्लियर है क्या? अरे बोलो। बहुत ही बढ़िया। ये डिस्क है, ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट ये कर दिया, तो अब टॉर्क किधर आएगा? ग्रेविटी कहां लग रही? नीचे। टॉर्क किधर लगाएगी? कहां लगेगा टॉर्क? क्यों 0 होगा?
किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहा? ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट ना, फिर रेडियस जीरो क्यों हुआ? बहुत बढ़िया, टॉर्क जीरो है, ये करेक्ट है। आपको शायद थोड़ी सी एक गट फीलिंग जो बोलते हैं सेंस भी आ रहा है कि अरे ये रोटेट नहीं करा रहा है, इसके लिए भी आप टॉर्क जीरो बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। बट मैथमेटिकली क्यों हुआ हम ये भी समझते हैं। एक तो लॉजिकली जो सोचेंगे हम फिजिक्स के इससे कि भाई गट फीलिंग से कि क्या हो रहा है, तो भाई ये फोर्स नीचे लगा रहा है, तो ये नीचे लगाने की वजह से गोल घूमने वाला है क्या? क्या ये क्लॉकवाइज घूमने वाला है या एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है क्या? नहीं, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमने वाला। तो क्या होगा अब जब हम आर लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा आर वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा आर वेक्टर। अब टॉर्क क्या होगा? टॉर्क वेक्टर विल बी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब होता क्या है, ये जो mg लग रहा है वो भी नीचे है, आर भी कहां लग रहा है? नीचे। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। तो इसके लिए टॉर्क क्या हो गया? जीरो। तो इस केस में द टॉर्क इज जीरो। क्लियर है सबको? पक्का? पक्का? ये L/4 है। यहां क्या लग रहा नीचे? mg। यहां क्या लग रहा नीचे? mg। अब टॉर्क क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना है? L/4। तो टॉर्क क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट? mg इंटू L/4। बराबर है। टॉर्क क्या हो जाएगा? mg इंटू L/4। ये भी डिस्टेंस L/4 आएगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहां लगेगी? सेंटर पे। ग्रेविटी विल बी अप्लाइड एट द सेंटर। तो टॉर्क क्या आ जाएगा हमारा? mg इंटू L/4। क्लियर? बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो बोलिए। हाँ। हम्म। हाँ। क्या? कौन लगाएगा फोर्स? रोटेट करेगा, फोर्स कौन लगाएगा? ग्रेविटी लगाएगी। ग्रेविटी का नेट इफेक्ट हमने कहां ले लिया ऑलरेडी? सेंटर पे ले लिया है। एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि एंड बी पे फोर्स कहां लगाऊं ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। ये क्या है? ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज अ सीसॉ। दिस इज काइंड ऑफ अ सीसॉ। बस सीसॉ में हम कोने में बैठते हैं, यहाँ पे 100 न्यूटन इधर बीच में लगाया है, थोड़ा सा साइड में लगाया है। बाकी दिस इज काइंड ऑफ अ सीसॉ। तो अब आप बताइए, इसमें मेरा सवाल ये है कि बी पे फोर्स कहां लगाऊं मैं ताकि रेस्ट पे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे? ऊपर नीचे? ये कहां घुमाना चाह रहा? किसके अबाउट देखेंगे सबसे पहले? इसके अबाउट। तो ये कहां घुमाना चाह रहा? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या चाह रहे हैं? एंड बी वाला फोर्स कहां घुमाए? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए फोर्स कहां लगाएंगे?
ऊपर नीचे। तो मैंने मान लिया कि भाई एफ फोर्स मैंने लगाया नीचे। अब हमें क्या चाहिए, टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो, बैलेंस्ड है, तो टॉर्क इज जीरो। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल बाई टू, एफ इंटू एल बाई टू। क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लिया, 100 का टॉर्क निगेटिव, माइनस 100 इंटू कितना आएगा, एल बाई थ्री। सॉल्व किया इसको तो एफ कितना आ जाएगा, 200 बाय 3 न्यूटन। अब ग्रेविटी कहां लग रही है, ऊपर लग रही है कितनी, सॉरी 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 मैं एफ जो निकालना था वो पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट है मेरा, अगला सवाल है इसी का कि हिंज पे फोर्स कितना लग रहा है ये बताओ। तो हिंज का फोर्स कहां लगने वाला है, ऊपर। अब हिंज का फोर्स जब आपको निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, तो हमने 100 न्यूटन बोला, एफ बोला, और एक क्या लग रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी लग रही, 10 जी। अब आप जब फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखोगे, भाई ये रॉड काय में, रेस्ट में, रॉड इज एट रेस्ट, तो नेट फोर्स इज जीरो। तो अपवर्ड फोर्स इज व्हाट, F1 माइनस 100 माइनस 10 जी माइनस F इक्वल्स टू जीरो। तो F1 माइनस 100 माइनस 10 जी इज 100 माइनस 200 बाय 3 इक्वल्स टू जीरो। तो F1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 800 बाय 3 न्यूटन्स। तो हिंज फोर्स कितना लगा रहा है, 800 बाय 3 न्यूटन्स लगा रहा है, कहां लगा रहा है, ऊपर। क्लियर है क्या, अरे बोलो सबको, पक्का, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग लिखिए इसमें हेडिंग इक्विलिब्रियम। टॉर्क में ही पहले इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। अरे आपस में बातें बंद। हाँ, नेट टॉर्क जीरो रहेगा, बस सिंपल है। दो ही लगेंगे, कोई गारंटी थोड़ी, कल 3 आ जाएंगे तब क्या करेगा। अरे यार आपस में बातें क्यों कर रहे हैं। हाँ लिखिए, क्या लिखा हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स। फर्स्ट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेकेंड लिखिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लिखिए फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, the net force on the body
is 0. So for translational equilibrium, the net force ठीक है, ये तो हम लोग अभी तक कर ही रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, राइट का फोर्स इक्वल्स टू लेफ्ट का फोर्स, दिस इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लिखिए फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क is 0 for rotational equilibrium, the net torque is 0। लिखिए इसी में फॉर सेकेंड पॉइंट इसी में अभी, फॉर बॉडीज at rest, the torque can be calculated about any point। The torque can be calculated about any point, but we generally calculate the torque about the hinge point, so that the torque of the hinge force, so that the torque of the hinge force becomes 0, so that the torque of the hinge force becomes 0। ठीक है, क्लियर है सबको? तो टॉर्क हम लोग निकालते जनरली किस पॉइंट के अबाउट है, जहां पे हिंज किया है। हिंज करने में पॉइंट के अबाउट निकालने का फायदा क्या है कि वो जो हिंज फोर्स अननोन फोर्स है उसका टॉर्क क्या हो जाता है, 0। उसके इक्वेशन में कोई टर्म आता नहीं है। अगर वो भी रहेगा तो फिर क्या होगा, इट वुड ऐड टू वन मोर वेरिएबल। तो टू अवॉइड दैट वेरिएबल व्हाट वी डू इज वी टेक द टॉक अबाउट द हिंज पॉइंट इटसेल्फ। क्लियर है सबको?
काफी अच्छा सवाल है ये। चलिए ठीक है, वो जो मैं सवाल बोल रहा था वो थोड़ा और इसके इससे ये है, वो हम लोग 5 मिनट एक इसके बात करते हैं। पहले एक थोड़ा सा सिंपल सा सवाल है, लिखिए। फाइंड द हिंज फोर्स एट द हिंज ए एंड बी। अपने ऊपर रहता है, देखो वैसे मानना है वैसे मान, उल्टा मानना है उल्टा मान। हाँ, चेक करते हैं एक बार। क्या हो जाएगा, यहां से नॉर्मल लगेगा एन ए, यहां से नॉर्मल लगेगा एन बी। ग्रेविटी इज 30 g। एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 30 g इज वॉट, 300। सॉरी, 300 प्लस 100, तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू 400। ये कौन सी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हो गई, ये क्या की इक्वेशन हो गई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क निकालना है। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालूं,
किसी भी पॉइंट के अबाउट निकल सकता हूँ मैं, ये एंड, ये उधर वाला एंड, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकता हूँ, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू डू अबाउट हिंज। उससे क्या होता है, एक अननोन फोर्स एक्चुअली हिंज के से भी ज्यादा अच्छे से, एक्चुअली हम लोग अभी लैडर वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो हिंज से भी ज्यादा अच्छे से जहां सबसे ज्यादा अननोन फोर्सेस लग रहे हैं उसके अबाउट टॉर्क ले लो, तो वो सबके टॉर्क क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसके अबाउट टॉर्क लिया, तो 30 g यानी कितना, 300, इसका डिस्टेंस कितना है, 2। क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले लिया तो 300 इंटू 2। एनबी का टॉर्क माइनस एनबी इंटू 4, और ये 100 न्यूटन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 100 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो 600 माइनस 4 NB माइनस 100 equals to 0. 500 is 4 NB. NB is 500 by 4, which is 125 Newton. Na is what? 400 minus NB. 400 minus 125 is what? 275 Newton. क्लियर है क्या सबको, पक्का? कौन है रे भाई, किसका मोबाइल जमा करना है आज? हाँ, तो अब मेरा सवाल है, द 10 kg, वो डायग्राम के वो होने के लिए डायग्राम टिप लीजिएगा और उसका सवाल लिखिए, द 10 kg पर्सन is moving from the left end towards the support. ठीक है, find if Na and Nb will increase or decrease.
हाँ, बताएगा कोई? क्यों एन बी इंक्रीज? ब्लॉक एन की तरफ जाएगा तो बाद में दो स्टेप है ही नहीं, हम लोगों ने हिंज तक के ही लेके आया, तब तक की बात की, हिंज के आगे आने की बात अभी की नहीं है, एक ही हिंज तक के ही आया है वो। एक ही हिंज तक आने में क्या होगा वही हमें बताना है। बातें बंद। हाँ, क्या होगा? देखिए, एक तो ये समझ रहा है क्या कि एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नीचे का फोर्स तो क्या है, फिक्स्ड है 400, तो ऊपर भी क्या लगना है 400। तो अगर एक बढ़ा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, या एक कम हुआ तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा। तो आंसर वुड बी इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज। ये तो एक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अब दूसरा, आप देखिए, आपने जो वो इक्वेशन लिखी थी उसमें एनबी क्या आ गया था, एक तरीके से 4 एनबी क्या आया था आपका, 300 इंटू 2 -100। अब जैसे जैसे पर्सन पास में आएगा, सॉरी, ये एक्चुअली फिक्स्ड है, ये चेंज हो रहा है जैसे जैसे पर्सन पास में आएगा। क्या होगा? ये वाला टर्म कम होगा। तो वो चीज क्या है पूरी निगेटिव में, तो वो निगेटिव में है, तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा। भाई जब वो 1 मीटर से आधे मीटर पे आएगा तो 100 इंटू क्या करूंगा, हाफ, तो वो 600 500 का क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो मतलब एनबी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एनबी बढ़ रहा है तो एनए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है सबको? पक्का? तो एनबी विल इंक्रीज एंड एनए विल डिक्रीज। सॉरी, क्लियर? बोलिए। एनए बढ़ेगा बोला ना, एन नहीं, एनबी बढ़ेगा। क्यों ऐसा लग रहा है आपको, बोलिए ना, क्या कंफ्यूजन है तो बोलिए, क्लियर करते हैं। नहीं देख, ए के ऊपर खड़ा है तो देखेगा तो उसका तो टॉर्क है ही नहीं, वो तो घुमाना ही नहीं चाह रहा।
तो उसको सिर्फ और सिर्फ बी को किसका टॉर्क बैलेंस करना है? वेट का। पहले क्या हो रहा है, देखिए बी कहां टॉर्क दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ए भी क्या कर रहा है उसको, ये 100 भी क्या कर रहा है उसको? सपोर्ट कर रहा है। ग्रेविटी का टॉर्क तो क्या है? फिक्स्ड है। ग्रेविटी का टॉर्क फिक्स्ड है। उसको बैलेंस कौन कर रहे हैं? बी का भी टॉर्क और 100 का भी टॉर्क। अब ये जैसे जैसे पास आ रहा है 100 का टॉर्क क्या होता जा रहा? कम हो रहा। तो वो उसको सपोर्ट कर रहा क्या? नहीं कर रहा। अब उल्टा इसके और आगे जाएगा ना तो क्या होगा? इसके पर्सन और आगे गया। अब वो टॉर्क कहां लगाएगा? क्लॉकवाइज। अब वो टॉर्क कहां लगाएगा? क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? 300 इंटू 2 थी, ये निगेटिव होने के पहले क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये निगेटिव होने के पहले क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। भाई ये क्या है? 300 इंटू 2। ये वाली टर्म क्या है? निगेटिव है। निगेटिव के बदले क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्योंकि जब वो इधर आ जाएगा तो 100 कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। अब वो कैसे घुमाना चाह रहा? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क क्या होगा? और बढ़ जाएगा। तो टॉर्क और बढ़ जाएगा तो एनबी भी क्या करेगा? और बढ़ेगा। पॉइंट वो है। पॉइंट कौन सा? ए के अबाउट टॉर्क बैलेंस लिख रहे थे हम लोग। सारा टॉर्क बैलेंस किसके अबाउट लिख रहे हैं? ए के अबाउट लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम टॉर्क बैलेंस किसके अबाउट लिख रहे हैं? इसके अबाउट। अब ये जो ग्रेविटी नीचे लग रही है तो 100 भी नीचे लग रहा है। दोनों भी क्या कर रहे हैं? सेम घुमा रहे हैं। ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो दोनों घुमा क्या रहे हैं? सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो दोनों के टॉर्क्स क्या होंगे? ऐड होंगे। तो पहले जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था ये 600 से कम हो रहा था, अब उल्टा 600 से बढ़ जाएगा। और उसको बैलेंस किसको करना है? एनबी को। तो एनबी क्या होगा? और बढ़ेगा। एनए क्या होगा? कम होगा। क्लियर है क्या? तो ये कितना भी उधर जाएगा एनबी इज गोइंग टू कीप ऑन डिक्रीजिंग, sorry, nb is going to keep on increasing and na is going to keep on decreasing. लगा के देख, mg पे लगा। 300 नीचे लग रहा है, 100 नीचे लगा, टोटल कितना हो गया? 400। 400 का डॉग कितना हो गया? 800। 400 इंटू 2, 800 बाय 4। एनबी कितना आ गया? 200 आ गया। पहले कितना आया था देखना? 125 आया था। और आगे चलना है तुमको, और आगे चल जाओ। यहां पे शिफ्ट कर दो 100 10 किलो को। 100 नीचे लग रहा। 100 इंटू 4, 400। 300 इंटू 2, 600। 400 प्लस 600, 1000 इज इक्वल्स टू 4 NB। तो अब एनबी कितना आ गया? 250। अब 10 किलो को शिफ्ट करके दूसरे एंड पे ले जाओ। कितना डिस्टेंस है 100 का? 5। तो कितना लग रहा? 500। सेंटर पे 600। टोटल कितना हो गया? 1100। 1100 बाय 4, 275। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एनबी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और एनए की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर है क्या सबको? चलिए, बहुत ही बढ़िया। कर लेंगे कर लेंगे। लिखिए, a ladder of mass m and length l is placed against a smooth vertical wall
on a rough horizontal surface on a rough horizontal surface. Find the forces by the wall on the ladder. हाँ, बोलिए। तो सबसे पहले बताइए वर्टिकल वॉल फोर्स कहाँ लगाएगी? राइट में। हॉरिजॉन्टल वॉल यानी ग्राउंड ऊपर। फ्रिक्शन फ्रिक्शन विल एक्ट लेफ्ट।
अब हमने क्या किया, टॉर्क बैलेंस किया, सॉरी एक और फोर्स क्या है, mg। अब हमने क्या किया, टॉर्क बैलेंस किया, किसके अबाउट, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। क्यों नीचे वाले के अबाउट करेंगे, कहीं से भी कर सकते, बट इसके अबाउट फोर्सेस क्या है सबसे ज्यादा, तो सबसे इजीली टॉर्क बैलेंस होगा। अच्छा पहले फोर्स बैलेंस करेंगे, वर्टिकल का फोर्स क्या हो गया N2, और क्या है माइनस mg इक्वल्स टू 0। अच्छा ये फ्रिक्शन F2 पीछे क्यों लगाया मैंने, दो तरीके हैं सोचने के, एक तो इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये राइट में लग रहा तो बैलेंस होने के लिए फ्रिक्शन क्या चाहिए, लेफ्ट। दूसरा सोचने का तरीका क्या है कि स्लिप करेगा, तो स्लिप करेगा तो जाना कहां चाहेगा, आगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, तो F2 विल एक्ट बैकवर्ड्स। अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करिए, ये डिस्टेंस क्या है, L/2 cos थीटा, सो mg इंटू L/2 cos थीटा, और N1 इंटू ये L है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल L cos थीटा, वर्टिकल क्या है L sin थीटा, माइनस N1 इंटू L sin थीटा इक्वल्स टू 0। सो mg L cos थीटा by 2 is equals to N1 L sin थीटा, L L कट sin थीटा डिवीजन में आ जाएगा, तो N1 is equals to what, mg cot थीटा by 2। क्लियर है क्या, कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं ना, हाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिनिमम निकाल सकते हैं कि कितना चाहिए, तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा इक्वेशन, F2 इज इक्वल्स टू म्यू N2, तो उससे जो म्यू आएगा वो मिनिमम है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा कितना भी रह सकता, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक नहीं रहेगा, क्या रह जाएगा, स्टैटिक रह जाएगा। यस स्टॉक की इक्वेशन है, आएगा बिल्कुल आएगा, इक्वेशन ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व होगा बट आएगा।